क्लास 12th चैप्टर चल रहा था हमारा नियुक्तिकरण या स्टाफिंग। पार्ट नंबर 2 पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो या लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था नियुक्तिकरण के तत्व या फिर कार्य, कंपोनेंट्स और फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। इसमें 5 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए थे। 6 पॉइंट हमारा है निष्पादन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेजल। निष्पादन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि जो प्रमाप हम लोगों ने निर्धारित किए थे, स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने निर्धारित किए थे, उद्देश्य हमारी कंपनी ने जो ग्राहकों या कर्मचारियों को दिए थे, उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में कर्मचारियों ने जो कार्य किया उसका मूल्यांकन किया जाना कि जितना बताया गया था उसके मुकाबले में उन्होंने कितना कार्य किया है। यदि किसी कर्मचारी ने उच्च कोटि का कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसे इनाम दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए। यदि निकृष्ट कार्य मतलब कार्य जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे अगर कर्मचारी को कार्य नहीं करना आ रहा तो उसे एक्स्ट्रा जो है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो है वो दिया जा सकता है। 7 पॉइंट है पदोन्नति या फिर प्रमोशन। स्टाफिंग में प्रमोशन भी आती है। यहाँ पर हम जो प्रमोशन देते हैं वर्कर को वो उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र भी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। व्यक्ति को जब ट्रांसफ़र किया जाए तो वहाँ पर भी उसकी योग्यता और उसकी आवश्यकता के आधार पर, जहाँ पर जिस कार्य में वो योग्य है, जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। 9th पॉइंट हमारा है पृथक किया जाना या फिर सेपरेशन। व्यक्ति को पद से, अपनी पोस्ट से अलग करना। कर्मचारी के त्यागपत्र के द्वारा यदि कोई कर्मचारी रेजिग्नेशन दे देता है, ज़बरदस्ती सेवा मुक्त करना, कंपल्सरी रिटायरमेंट या अवकाश ग्रहण करना, बहुत लंबी छुट्टी पर चले जाना, इसे कर्मचारी को कुछ समय के लिए उसकी या परमानेंटली अपनी पोस्ट से अलग हम करते हैं। अगला है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा या मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक दिया जाए तो उससे भी वो अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अनुलाभ यदि दिए जाते हैं, परक्विजिट्स यदि दिए जाते हैं तो भी वो अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अवित्तीय अभिप्रेरणाएँ दी जाती हैं, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस दी जाती हैं, उससे भी वो अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मोटिवेशन चैप्टर में इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया या स्टाफिंग प्रोसेस। प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है नियुक्तिकरण से पूर्व, प्रायर टू स्टाफिंग। स्टाफिंग से पहले क्या होता है? स्टाफिंग से पहले हम ये निश्चित करते हैं कि स्टाफिंग का काम कौन व्यक्ति करेगा। ये स्टाफिंग जो है उस पर हम आंतरिक स्रोतों पर भी नज़र रखेंगे, आंतरिक साधनों पर भी नज़र रखेंगे, बाह्य साधनों पर भी नज़र रखेंगे। आंतरिक साधनों का मतलब है कि कंपनी के अंदर से ही क्या उस पोस्ट को भर सकते हैं, और बाह्य साधनों का मतलब है बाहर से कहाँ से हमारे को कर्मचारियों की प्राप्ति होगी। सेकंड पॉइंट है नियुक्तिकरण की योजना या स्टाफिंग प्लानिंग। तो यहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है, पता लगाया जाता है कितने कर्मचारियों की आवश्यकता हमारे को है, ताकि ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, पर्याप्त मात्रा में और योग्य कर्मचारी हमारे को उपलब्ध हो सकें। तो ये सब आंतरिक पदोन्नति की चीज़ों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। प्लानिंग जब की जाएगी तो आंतरिक पदोन्नति से हम कितनी पोस्ट भर सकते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले कितने कर्मचारी हैं, कितनी पोस्ट खाली होने वाली है, नौकरी छोड़ने वाले कितने कर्मचारी हैं, उनकी कितनी पोस्ट है जो खाली होने वाली हैं, पद मुक्ति वाली संभावनाएं, सभी को ध्यान में रखकर हम योजना बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उपयुक्त योग्यताएं या अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस। योग्यताएं क्या होनी चाहिए कर्मचारियों में? तो चयन किए जाने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें क्या योग्यता या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये जानने के लिए हम जॉब एनालिसिस या कार्य विश्लेषण की मदद लेते हैं। इसमें कार्य की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति में क्या योग्यताएं हो ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। एक है कार्य विवरण, जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य विवरण का मतलब है कार्य के बारे में डिटेल में पढ़ना, और दूसरा है कार्य विशेषता या जॉब स्पेसिफिकेशन। तो कार्य विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन में कार्य की पहचान की जाती है, कार्य का सारांश या समरी तैयार की जाती है, उसमें उपयोग होने वाले मशीन या टूल या उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, उसके संबंध स्थापित किया जाता है, कैसी दशाओं में कार्य करना है वो देखा जाता है, सुपरविज़न क्या होगा, और कार्य इन सब के बारे में डिटेल विवरण जो है डिटेल इकट्ठी की जाती है। बी पॉइंट हमारा है कार्य विशिष्टीकरण या जॉब स्पेसिफिकेशन। कार्य विशिष्टीकरण मतलब उस कार्य में क्या विशेष योग्यता जो है वो होनी चाहिए। व्यक्ति के गुणों की बात हम यहाँ पर करेंगे कि उस कार्य के ऊपर जिस व्यक्ति को हमने नियुक्त करना है उसमें क्या गुण होने चाहिए।
कितने शिक्षा उसे होनी चाहिए, मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना अनुभव या एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए, शारीरिक विशेषताएं, फिजिकली वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा है मूल्यांकन परीक्षाएं विकसित करना, डेवलपिंग असेसमेंट टेस्ट। जो प्रार्थी होते हैं, प्रार्थित मतलब एप्लीकेंट्स जो होते हैं, जिन्होंने की प्रार्थना पत्र हमारे को भेजा है, नौकरी के लिए आवेदन एप्लीकेशन जिन्होंने दी है, उनकी योग्यता का मापन किया जाए, देखा जाए कि वो कितने योग्य हैं। उसे मापा जाने के लिए हम अलग अलग प्रकार की परीक्षाएँ लेते हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट जो लिए जाते हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए। उसके इवैल्यूएशन में, उसके मूल्यांकन करने में, टेस्टों के रिजल्ट निकालने में किसी प्रकार का जो है पक्षपात नहीं होना चाहिए। टेस्ट इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए ताकि प्रार्थी, एप्लीकेंट या व्यक्ति जो जिसने आवेदन किया है, उसकी हर पहलू की हम जांच कर सकें, अच्छे तरीके से उसको हम चेक कर सकें हर प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पांचवा, संभावित प्रार्थियों की खोज करना, लोकेटिंग द पोटेंशियल एप्लीकेंट। संभावित मतलब संभावना है कि वो हमारे लिए एप्लीकेशन, हमारी कंपनी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो संभावित प्रार्थियों को हम खोजते हैं, लोकेटिंग पोटेंशियल एप्लीकेंट्स। पोटेंशियल मतलब जो इफ़ेक्टिव होंगे, अच्छे होंगे, तो यहाँ पर हम भर्ती करते हैं उनको, मतलब एप्लीकेशंस उनसे मंगवाते हैं। दो तरीके से हम जो कर्मचारियों को बुलवा सकते हैं, एक आंतरिक स्रोत हो सकते हैं, दूसरा बाहरी स्रोत हो सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से हमें मंगवाना है। आंतरिक स्रोत का मतलब कंपनी के अंदर से ही, अगर कोई मैनेजर की पोस्ट खाली है तो सुपरवाइज़र वगैरह को प्रमोट करना है। बाहरी स्रोत का मतलब है बाहर से व्यक्ति को नियुक्त करना। कुछ चीज़ों का इसमें सहारा लेते हैं, जैसे कि पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट। पहले से कुछ कर्मचारियों की एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी होती हैं तो उनको वेटिंग लिस्ट में हमने लगाया होता है, वहाँ से हम कर्मचारियों को मंगवा सकते हैं। बी पॉइंट है वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश से, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। हमारी जब कोई पोस्ट खाली होती है तो हमारी कंपनी में जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे होते हैं वो सिफारिश करते हैं कि मेरी जान पहचान का मेरा रिलेटिव जो है बहुत अच्छा है, उसमें ये क्वालिफिकेशन है, उसमें ये अनुभव है, तो आप उसे रख लें। तो इसे हम कहेंगे रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। सी पॉइंट है जॉबर्स या फिर ठेकेदार, जॉबर्स या फिर कॉन्ट्रैक्टर। ये वो व्यक्ति होते हैं जो लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। इनके अंडर काफ़ी सारे व्यक्ति, जान पहचान हुए व्यक्ति हो सकते हैं जिनको ये नौकरियां दिलवाते हैं, तो हम इनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा संस्थाएं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि कर्मचारियों को खोज करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। वहाँ पर पढ़ रहे जो विद्यार्थी होते हैं उनको सीधा ही वहाँ से ये ले लेती हैं। एक और माध्यम यहाँ पर हो सकता है वो है विज्ञापन का माध्यम या फिर मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया या विज्ञापन हम लोग करते हैं और उसके द्वारा हम लोग पोस्ट जो है उसके लिए एप्लीकेशंस मंगवाते हैं कि जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगला हमारा पॉइंट है सिक्स पॉइंट, पदों का विज्ञापन करना। पदों का विज्ञापन करना मतलब जो पोस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका विज्ञापन करके लोगों को हम सूचित करेंगे कि ये पोस्ट हमारी कंपनी में क्रिएट हुई है। एडवर्टाइजिंग द जॉब्स, संस्था के बाहर से लोगों को आकर्षित करने के लिए ये तरीका जो है अपनाया जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर विज्ञापन किया जाता है और बड़े पैमाने पर ही हमारे को एप्लीकेशंस भी प्राप्त होती हैं। यदि एडवर्टीज़मेंट करते हैं मतलब बाहर से हम विज्ञापन करके लोगों को बुलवाने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारी संस्था में नवयुवकों का प्रवेश होता है। बिल्कुल नए वो विद्यार्थी या वो श्रमिक जो अभी अभी पढ़ के निकले हैं, छोटी उम्र के हैं, उनको हम नौकरी पर रख सकते हैं जिनमें काफ़ी योग्यता, शारीरिक क्षमता होती है कार्य करने की। चयन का एक विस्तृत क्षेत्र यहाँ पर हमारा हो जाता है। विज्ञापन करके बहुत बड़े क्षेत्र से लोग हमारी कंपनी में अप्लाई कर पाते हैं। चयन परीक्षाएं नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। अलग अलग प्रकार के हम टेस्ट लेते हैं, आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साक्षात्कार इंटरव्यू जो लिया जाता है, वर्कर को सामने बिठाकर देखा जाता है कि जो योग्यता उसने बताई है क्या वास्तव में उसकी योग्यता है नहीं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसा उसका हाव भाव, उसकी मनोवृत्ति, कार्य में रुचि है या नहीं है, इत्यादि। अगला 9 पॉइंट है कि निर्णय लेना एवं प्रार्थियों को सूचित करना। डिसाइडिंग एंड नोटिफाइंग द एप्लीकेंट्स। जो कर्मचारियों को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, जिनको हम लोगों ने चुन लिया है कार्य के लिए, उन प्रार्थियों की, एप्लीकेंट्स की हम सूची या लिस्ट बनाते हैं। फिर उनको अस्थायी तौर पर प्रोविजनली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको सूचित कर देते हैं कि आपको नौकरी पर अस्थायी रूप से रखा जा रहा है। ऐसे समय में हम उनके चरित्र को भी प्रमाणित करते हैं, मतलब उनके करैक्टर को भी चेक करते हैं कि वो किस प्रकार का उनका करैक्टर है, कैसा उनका व्यवहार है, पहले कंपनी में जो काम करके आया है तो वहाँ पर किस कारण से उन्हें छोड़ा था,
इत्यादि। और दूसरा संदर्भ जांच भी उसकी की जाती है। उस व्यक्ति को बोला जाता है कि आप अपनी जान पहचान वाले 2-3 व्यक्तियों के नाम दें, उनसे रेफरेंसेस लेकर उनसे पूछा जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का, उसके बैकग्राउंड का पता लगाया जाता है। अगला हमारा है 10th पॉइंट, अंतिम चयन एवं कार्य पर लगाना, फाइनल सिलेक्शन एंड द प्लेसमेंट्स। अंतिम चयन या कार्य पर लगाने का मतलब यहाँ पर है कि हम लोगों ने जब वर्कर को सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया उसको, उसके बाद में सूचित भी कर दिया, तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, नेक्स्ट कार्य होता है वर्कर को नियुक्ति पत्र या फिर अपॉइंटमेंट लेटर देना। जो वर्कर्स को हम लोगों ने कार्य पर चुन लिया है उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। जब तक कि नियुक्ति पत्र उसको नहीं दिया जाता तब तक वो कार्य पे आके ज्वाइन नहीं कर सकता। नियुक्ति पत्र जब उस वर्कर को मिल जाता है उसके बाद वो व्यक्ति उस नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर को संबंधित अधिकारी के पास जाएगा और रिपोर्ट करेगा कि मुझे इस पोस्ट पर लगाया गया, मुझे कार्य बताया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अनुस्थापन या फिर प्रस्तुतिकरण, जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। अब अनुस्थापन या फिर प्रस्तुतिकरण क्या चीज़ होती है? जब एक कर्मचारी को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो हमारी कंपनी में आएगा, तब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उसे कंपनी के वातावरण से परिचित करवाया जाएगा। तो नए चुने हुए कर्मचारी जब कार्य के लिए संस्था में आते हैं तो उसे संस्था या संगठन से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहा जाता है। जिस वातावरण में, जिस क्षेत्र में, जिस ग्रुप में उसे कार्य करना है उन सब से उसे परिचित करवाना, उसे अपने अधिकारी कौन होंगे उनसे परिचित करवाना, अधीनस्थों से परिचित करवाना कि उसके नीचे अधीनस्थ कौन कौन से कर्मचारी होंगे उनसे परिचित करवाना। संस्था की नीतियों से बताई जाती है, हमारी संस्था की क्या नीतियाँ, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं, उसको उसके अधिकार बताए जाते हैं, उसका उत्तरदायित्व भी बताया जाता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या राइट्स हैं, ताकि नए वातावरण में वो अच्छे प्रकार से एडजस्ट हो जाए, समायोजित हो जाए और वो हमारी कंपनी के सदस्यों की जो टीम है उसका एक सदस्य बन सके। अगला पॉइंट हमारा है प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग। अब जब कंपनी में वर्कर को हम लोगों ने शामिल कर लिया तो उसके बाद में उसकी जो कुशलता है उसको बढ़ाने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। जब वर्कर ट्रेंड हो जाता है तो फिर वो कार्य करने को भली भांति सीख जाता है। ट्रेनिंग के समय उससे पैसे नहीं लिए जाते। पूरा चैप्टर हम आगे इसी यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं तो इससे कुछ खर्चा अवश्य आता है, परंतु उत्पादन लागत बाद में जब वो वर्कर उत्पादन करेगा तो फिर वो वेस्टेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको सही प्रकार से कार्य करना आ जाता है, तो उत्पादन की लागत कम हो जाती है। फिर वो मशीनों और उपकरण, औजार जो उसको दिए जाते हैं, इक्विपमेंट्स जो उसको दिए जाते हैं, मशीन्स उसको दी जाती हैं, उनको सही प्रकार से चलाना, उनको मेंटेन करना वो सीख जाता है। जब ट्रेनिंग उसको दी जाती है, कार्य उसको भली प्रकार से आ जाता है, तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं और फिर वस्तु जो वो बनाएगा वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाता है और उसकी बनाई गई वस्तु की किस्म में सुधार होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नया कॉन्सेप्ट है ये, मानव संसाधन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी कंपनी में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, जैसे कि कैश हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, कच्चा माल रॉ मटेरियल हो गया, ये सभी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हमारे को कर्मचारी भी चाहिए। जब तक कि ये सारा सामान हमारे पास पड़ा है और कर्मचारी आके कार्य शुरू नहीं करेगा तब तक ये सभी साधन बेकार हैं। तो बाकी के सभी साधनों को हम भौतिक साधन बोलते हैं और जो व्यक्ति होता है इसको मानवीय साधन बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य भी एक साधन हमारा होता है। इसका इंतज़ाम करना, इसके बारे में सारा प्रबंध करना ही मानव संसाधन प्रबंध या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज्ञान की वह शाखा है जो कि कर्मचारियों की भर्ती करने, उनके चयन करने, उनका विकास करने और उनका सर्वोत्तम उपयोग करने से संबंधित है। भर्ती, चयन, विकास, ये सब कुछ एक एक चैप्टर करके हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनको सर्वोत्तम तरीके से हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं इससे संबंधित होता है। संस्था के सभी स्तरों पर कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, ये सभी उन्हीं कर्मचारियों से संबंधित होता है। इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या पर्सनल प्लानिंग या एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी कहते हैं। डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं तो फ्रेंच वेडल के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध में, मतलब इस ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मानव संसाधनों की भर्ती, मानव संसाधन क्या बताया, मनुष्य या श्रमिक जो भी हमारे हैं उनकी भर्ती,
उनका चयन, चुनना, उनका विकास, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग वगैरह देना, उनका उपयोग करना, क्षतिपूर्ति करना मतलब जो कमी है उनमें उसको दूर करना, अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन चैप्टर पूरा कर चुके हैं। ये सारी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द रिक्रूटमेंट। अब ये क्या चीज़ है? इज़ द रिक्रूटमेंट, नौकरी पे रखना, सेलेक्ट करना, डेवलप करना, ट्रेनिंग वगैरह देगी, यूटिलाइजेशन, प्रॉपरली उसको यूज़ करना, कॉम्पनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के यूज़ उपयोग के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मानव संसाधन नियोजन की विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो मानव संसाधन प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अब पहला पॉइंट हमारा, इसमें मानव शक्ति की आवश्यकता, संख्या, प्रकार का निर्धारण किया जाता है। द नीड, नंबर एंड द टाइप ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट इज एस्टिमेटेड। हम अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितने श्रमिकों की आवश्यकता हमारे को है, कितनी संख्या में वो हमारे को चाहिए, किस प्रकार के कर्मचारी हमारे को चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इसमें मानव शक्ति की पूर्ति और मांग में समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द मैन पावर। मांग का मतलब है हमारी कंपनी में कितने कर्मचारी चाहिए, हमारी कंपनी की कर्मचारियों की मांग कितनी है, और पूर्ति मतलब कहाँ से वो मांग पूरी हो पाएगी, मतलब कर्मचारी कहाँ से आ पाएंगे। तो जितनी मांग है उतने ही कर्मचारी हमारे पास आने चाहिए, उन दोनों में समानता होनी चाहिए। ना आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, ना आवश्यकता से कम कर्मचारी हमारे पास होने चाहिए। तो इसको हम मांग और पूर्ति में समन्वय कहेंगे। थर्ड पॉइंट है, इसमें मानवीय स्रोतों से संबंधित सभी क्रियाओं का समावेश रहता है। मैन पावर प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ टू प्रोक्योर ह्यूमन रिसोर्सेज। मानवीय स्रोत जहाँ से कि मनुष्य प्राप्त हमको हो पाते हैं, कहाँ से हम उनको कैसे प्राप्त कर पाएंगे, ये सारी क्रियाएं, ये सारी एक्टिविटीज़ जिसमें शामिल होती हैं, दैट इज़ नोन एज मैन पावर प्लानिंग। फोर्थ पॉइंट हमारा है, इसे प्रभावी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें कर्मचारियों की कार्य की दशाएं, कार्य संबंधी व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम देखते हैं कि कर्मचारी को कैसी दशाओं में कार्य करना होगा। कार्य संबंधी व्यवस्था मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है। एम्प्लॉयज़, देयर वर्किंग कंडीशंस एंड द सिस्टम इज स्टडी टू मेक द मैन पावर प्लानिंग मोर इफेक्टिव। पांचवा पॉइंट है, भविष्य में मानव शक्ति की मांग अगर बढ़ जाती है तो हम ये देखेंगे कि कितने कर्मचारी हमारे पास वर्तमान पूर्ति कि अभी कितने कर्मचारी हैं, और बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं कि नए कर्मचारी कितने हैं, मांग बढ़ गई तो और कितने कर्मचारी होंगे, उनकी भर्ती के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाता है। इफ़ इन फ्यूचर द डिमांड ऑफ द मैन पावर इंक्रीजेज to estimate the present requirement and increase in estimate of the new recruitment is processed under human resource planning. Sixth point is it is an ongoing process of an institution. ये उपक्रम की निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, लगातार ये काम चलता है। कर्मचारी की पोस्ट लगातार खाली होती रहती हैं, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, संस्था को छोड़कर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ प्रमोट हो रहे हैं, तो लगातार पोस्ट खाली होती हैं और लगातार कर्मचारियों को हमने नियुक्त करना है। सेवंथ पॉइंट है, ये संगठन के लक्ष्यों, संगठन मतलब कंपनी, संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति तो करती ही है, साथ साथ में कर्मचारियों की सही समय पर प्राप्ति करवाती है। अगर कर्मचारियों के लक्ष्य तभी, एक संस्था का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और वो कार्य कर रहे हैं, तो लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। कर्मचारियों की सही समय पर भी प्राप्ति करवाती है, जब कर्मचारी चाहिए तभी हमें ये दिलवाती है। उनका उपयोग भी हम अच्छे तरीके से करते हैं, उनका विकास भी यहाँ पर किया जाता है। विकास मतलब डेवलपमेंट, ट्रेनिंग वगैरह हम देते हैं। अनुरक्षण की व्यू रचना, अनुरक्षण मतलब उनको अपनी कंपनी में बनाए रखना। It's in planning of getting the required number of employees at the right time, their proper utilization, development and maintenance to achieve the organizational goals. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मानव संसाधन प्रबंध का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द स्टेप्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट अभी आया है, ये बना कैसे है? तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं है, प्रारंभ से ही था। सबसे पहले हमारा था एक, पहला पॉइंट हमारा होता था श्रम कल्याण चरण, लेबर वेलफेयर स्टेज, श्रमिकों के कल्याण के लिए जो कार्य करते थे। कोई व्यक्ति जो मालिकों और श्रमिकों में संपर्क स्थापित करता था उसे हम कहते थे श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। इसका काम होता था कर्मचारी को कम से कम न्यूनतम उसके कल्याण की सुविधाएं सारी ये उपलब्ध करवा सके। कर्मचारियों के हित के लिए कम से कम जो चाहिए उतना तो दिलवाने का काम ये करता था मालिकों से। उसके बाद जब
इसके बाद सेकंड स्टेप जब आया, थोड़ा और सुधार उसमें हुआ, तो ये स्टेप आया हमारा सेवी वर्गीय प्रबंध चरण, इसे हम पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज बोलते हैं। तो जैसे जैसे व्यवसाय का पैमाना बढ़ने लगा, फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई, हज़ारों कर्मचारियों को रोज़गार मिलने लगा, तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी में की आवश्यकता हुई, कंपनी को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो हमारे को काम करने के लिए कर्मचारी दिलवाए। ठीक है, तो ये कर्मचारियों को अपॉइंट करने का काम इसका होता था, तो इसे सेवी वर्गीय अधिकारी या पर्सनल ऑफिसर कहा जाता था। इसे ही बाद में हमने नाम दिया सेवी वर्गीय प्रबंधक या पर्सनल मैनेजर। इसकी नियुक्ति हमारी कंपनी में होने लगी। तो इसका काम क्या होता था? भर्ती करना, लोगों का चयन करना, लोगों का काम पे लगाना, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट तक ही सीमित इसका कार्य होता था।